नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से आज मैं पुनः उपस्थित हूं एक विषय पर चर्चा के लिए। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे हम वह है परिकल्पना। हम परिकल्पना के संप्रत्यय को जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से परिकल्पना के संप्रत्यय को जानेंगे, साथ ही इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं परिकल्पना के, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि परिकल्पना क्या है। परिकल्पना, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है हाइपो, जिसका अर्थ कम से लगाते हैं, और दूसरा है थीसिस, जिसका अर्थ है शोध लेख। इस प्रकार दोनों शब्दों को मिला देने से हाइपोथेसिस बनता है, और जिसका अर्थ हो जाता है शोध लेख से कम निश्चित। यानी शोध लेख से कम निश्चित कथन या प्रस्ताव को हम परिकल्पना कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन या समाधान का पूर्वानुमान लगाना। यानी किसी समस्या का समाधान का पूर्वानुमान लगाना। यह एक अनुमान है या परिकल्पना अटकलों का मिश्रण है, या समस्या का संभावित या अस्थायी समाधान होता है। यह ऐसा कथन होता है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित होता है। मान लीजिए एक हम अनुसंधान विषय लेते हैं, वह है विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन। अगर इस संदर्भ में हम परिकल्पना बनाएंगे तो हमारी परिकल्पना कुछ इस तरह से बनेगी। विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि विशिष्ट, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, जिसमें से एक है विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता और दूसरा है शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता। तो इस तरह से दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर अभी केवल दो चर है, हम दो से अधिक चरों की आगे चलकर व्याख्या करेंगे। इसको हम परिभाषाओं के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से एक परिभाषा है फ्रेड एंड कर्लिंगर की। कर्लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमान पर आधारित कथन है। परिकल्पनाएं हमेशा घोषणात्मक रूप में होती हैं और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बतलाते हैं। A hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variables. Hypotheses are always in declarative sentence form and they relate either generally or specifically variables to variables. एक अन्य परिभाषा है टाउनसेंड की। टाउनसेंड के अनुसार परिकल्पना अध्ययन की जा रही समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। Hypothesis is a suggested answer to the problem under investigation. एक अन्य परिकल्पना है मैकग्यूगन की। इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित परीक्षणीय कथन को परिकल्पना कहा जाता है। यहाँ ये बताया दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध होगा वह परीक्षणीय होना चाहिए, यानी परीक्षण के बाद स्पष्ट होगा कि जो हमने परिकल्पना बनाया है वह परिकल्पना सही है या गलत है। A testable statement of potential relationship between two or more variables is called hypothesis. एक अन्य परिभाषा लेते हैं चैपलिन की। चैपलिन के अनुसार परिकल्पना एक पूर्वानुमान है जो अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य करती है। अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य इसलिए हम कहते हैं क्योंकि टेस्ट करने के बाद, परिकल्पना को टेस्ट करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हमारी परिकल्पना सही है या गलत है। इसलिए कहा जाता है कि यह एक पूर्वानुमान है
जो अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य करती है। हाइपोथेसिस इज एन assumption which serves as a tentative explanation। तो इस तरह से हमने कई परिभाषाओं को देखा, और अगर परिभाषाओं का विश्लेषण करें, परिभाषाओं को एनालिसिस करें, तो कुछ इस रूप में इसका स्वरूप निकल के आता है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानात्मक कथन है। यानी दो या दो से अधिक चरों के मध्य जो कथन किया जाता है वो टेंटेटिव होता है, या अनुमान पर आधारित होता है, या अनुमानात्मक होता है, जिसको टेस्ट करने के बाद सिद्ध किया जाएगा कि परिकल्पना सही है या गलत है। परिकल्पनाएं हमेशा घोषणात्मक रूप में होती हैं, जैसा अभी एक उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। यह घोषणा कर दी गई कि दोनों में अंतर है, लेकिन ये घोषणा सही है कि गलत है ये बाद में पता चलेगा जब हम उस परिकल्पना का टेस्ट करेंगे। जैसे उदाहरण हमने यहाँ दिया है, वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। परिकल्पना शोध समस्या का प्रस्तावित या अस्थायी समाधान है। परिकल्पना परीक्षणीय कथन है। परिकल्पना परीक्षण से पूर्व अस्थायी स्पष्टीकरण का कार्य करती है। तो ये रहा परिकल्पना कि परिकल्पना का कॉन्सेप्ट क्या है, हम परिकल्पना किसे कहते हैं। इन परिभाषाओं के माध्यम से सरलता से इसके स्वरूप से हमें परिकल्पना क्या होती है यह स्पष्ट रूप में पता चलती है। अब हम इसके प्रकार पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की यह होती है। तो सामान्यतया परिकल्पनाएं तीन प्रकार की होती हैं, यद्यपि अन्य प्रकार की परिकल्पनाएं अन्य किताबों में दिखाई देती हैं, मिलती हैं। अन्य विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है, जैसे अंतर की परिकल्पना, सहसंबंध की परिकल्पना, दिशापरक परिकल्पना, दिशाविहीन परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना, या सरल परिकल्पना, या जटिल परिकल्पना। इन तरह के तमाम परिकल्पनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारे हिसाब से मुख्य रूप से तीन प्रकार की परिकल्पनाएं होती हैं, जिनको अनेक अनेक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जिसमें से एक है दिशात्मक परिकल्पना, जिसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरा अदिशात्मक परिकल्पना, जिसे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। और एक है शून्य परिकल्पना, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये तीन मुख्य परिकल्पनाएं हैं, जिनकी वर्णन हम आगे एक एक करके करेंगे। पहले हम लेते हैं दिशात्मक परिकल्पना को, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो दिशात्मक परिकल्पना वह होती है जो दिशा को इंगित करती है, यानी यह परिकल्पना चरों के सहसंबंध की दिशा को इंगित करती है। या जब शोधकर्ता को परिकल्पना से दिशा प्राप्त होती है तो उसे हम दिशात्मक परिकल्पना कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में जो उदाहरण हमने लिया था कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन, उसी को हम पुनः इसलिए ले रहे हैं कि आगे अन्य परिकल्पनाओं को भी समझने में आसानी होगी, कंपेयर करके समझने में आसानी होगी, तुलना करके समझने में आसानी होगी। अगर इस संदर्भ में हम परिकल्पना बनाएं तो कुछ इस रूप में बनती है कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता से अधिक है। यहाँ एक डायरेक्शन मिल रहा है कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता से अधिक है। यानी ये डायरेक्शन, अधिकता का डायरेक्शन विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की तरफ जा रहा है। यहाँ यह बता देना उचित है कि जब हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर या हमने जो संबंधित साहित्य का अध्ययन किया है उसके अनुभव के आधार पर या तर्क के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करते हैं। यह ध्यान देने वाली बात अवश्य है कि परिकल्पना एक तार्किक कथन होता है, तर्क पर आधारित होता है। हम परिकल्पना के रूप में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हमारे पास ठोस तर्क होने चाहिए, ठोस सबूत होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ हमने कहा है कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता से अधिक है, तो निश्चित तौर पर हम ये देखते हैं कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का प्रशिक्षण उच्च स्तर का होता है, जबकि शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण निम्न स्तर का
होता है और इनके क्वालिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा शिथिलता है। जैसे शिक्षा मित्रों का मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होता है। बाद में जो शिक्षा मित्र स्नातक क्वालिफिकेशन के थे, स्नातक जो शैक्षिक योग्यताधारी थे, उनको दूरस्थ माध्यम से डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया है। तो निश्चित तौर पर दूरस्थ माध्यम से विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण जो रेगुलर मोड में दिया जाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इन लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट वीटीसी शिक्षकों की जो शिक्षण दक्षता है वह शिक्षक मित्रों की शिक्षण दक्षता से अधिक होगी, लेकिन यह ऐसा निश्चित रूप से होगा यह कहना अभी उचित नहीं होगा। जब हम इस परिकल्पना को टेस्ट करेंगे, इस परिकल्पना को परीक्षित करेंगे, तब हमें पता चलेगा या तब हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमारी ये परिकल्पना सही है या हमारी ये परिकल्पना गलत है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता छात्रों की उपलब्धि से धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। यानी शिक्षकों की जो शिक्षण दक्षता है वो छात्रों की उपलब्धि से धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। यानी अगर शिक्षकों की दक्षता अधिक होगी तो निश्चित तौर पर छात्रों की उपलब्धि अधिक आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यह परिकल्पना सहसंबंध की दिशा को इंगित करता है, यानी कि इसमें धनात्मक सहसंबंध है, यानी कि उनका जो अचीवमेंट है, छात्रों का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वह निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर शिक्षकों का दक्षता या शिक्षकों की दक्षता अधिक होगी तो इस तरह से हमने देखा ये दोनों, हालांकि अगर हम चर के आधार पर परिकल्पना का वर्गीकरण माने देखें तो ये सरल परिकल्पना कही जाएगी या सिंपल हाइपोथेसिस कही जाएगी, क्योंकि इसमें केवल 2 वेरिएबल ही काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम सरल परिकल्पना कहेंगे। नेक्स्ट है आदिशात्मक परिकल्पना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वह होती है जिसमें सहसंबंध की दिशा इंगित नहीं होती है या यह परिकल्पना चरों के सहसंबंध की दिशा को इंगित नहीं करती है, या जब शोधकर्ता को परिकल्पना से दिशा प्राप्त नहीं होती है। इसको पुनः हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण हम बार बार एक ही इसलिए ले रहे हैं कि परिकल्पनाओं को आसानी से समझा जा सके। अनुसंधान विषय विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन करना। अगर हम परिकल्पना बनाते हैं तो परिकल्पना हमारी कुछ इस रूप में निकल के आती है कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। यहाँ अंतर तो है, यह इंगित हो रहा है, लेकिन किसका ज़्यादा है किसका कम है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। किस वेरिएबल की दक्षता अधिक है, किस वेरिएबल की दक्षता कम है, यह यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की दक्षता अधिक है या शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता अधिक है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा। बस इतना केवल इंगित हो रहा कि अंतर है। इसलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या आदिशात्मक परिकल्पना कहेंगे। ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एक सरल परिकल्पना है। इसका जटिल रूप समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अनुसंधान विषय हमारा अब इस रूप में हो गया है कि नियमित शिक्षकों, जिसमें 2 प्रकार के शिक्षक आते हैं, स्पेशल वीटीसी यानी विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त एंड डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन, यानी नियमित शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन। इसमें 3 चर हैं, 3 वेरिएबल हैं, जिसमें से एक है विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता, दूसरा वेरिएबल है डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता, और तीसरा वेरिएबल है शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता। शिक्षा मित्र यानी दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ऐसे शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में विद्यालयों में चयनित हैं और कार्यरत हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक वेरिएबल हैं, इसलिए इस संदर्भ में जो परिकल्पना बनेगी वह एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस या जटिल परिकल्पना बनेगी, क्योंकि जो चर हैं वो 2 से अधिक हैं। अगर हम परिकल्पना बनाते हैं तो इस रूप में बनेगी कि नियमित शिक्षकों की शिक्षण दक्षता
एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। अंतर तो है लेकिन दिशा इंगित नहीं हो रही है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इसलिए इसे आदिशात्मक परिकल्पना हम कहेंगे। अब ये इसमें 3 परिकल्पनाएं बन सकती हैं, उप परिकल्पनाएं 3 प्रकार की बन सकती हैं, जिसमें से एक है बन जाएगा पहले और दूसरे के बीच में अंतर है, दूसरा बनेगा दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर है, और तीसरा बनेगा पहले और तीसरे के बीच में अंतर है। इस तरह से 3 उप परिकल्पनाएं हमारी बनेंगी, यानी कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में अंतर है, या डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है, या विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। इस तरह से ये 3 उप परिकल्पनाएं इसमें समाहित हैं। तो ये क्योंकि 2 से अधिक इसमें वेरिएबल हैं, चर हैं, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स परिकल्पना हुई, लेकिन यह आदिशात्मक परिकल्पना है। अब हम शून्य परिकल्पना पर चर्चा करेंगे। शून्य परिकल्पना वह है जब चरों के मध्य सहसंबंध या चरों में अंतर के शून्य होने की अभिकल्पना की जाती है या परिकल्पना की जाती है, यानी दोनों के मध्य में अंतर नहीं है। इस परिकल्पना का निर्माण शोध परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम शोध परिकल्पना बनाते हैं, ऐसा हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हम शोध परिकल्पना को सीधे तौर पर परीक्षित करें। उसके परीक्षण के लिए हमें उसके अपोजिट, उसके विपरीत एक शून्य परिकल्पना बनानी होती है। हम इसी शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, सांख्यिकीय आधार पर परीक्षण करते हैं। अब हमारी जो शोध परिकल्पना है उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना शून्य परिकल्पना के सही या गलत होने पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। इसे सांख्यिकीय परिकल्पना भी कहते हैं। सांख्यिकीय परिकल्पना इसलिए कहते हैं कि इसको सांख्यिकीय पदों में व्यक्त किया जाता है, गणितीय पदों में व्यक्त किया जाता है, सांख्यिकीय संकेतों में व्यक्त किया जाता है, जिसको हम अगले स्लाइड में अभी प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए कोई अनुसंधान विषय लेते हैं, पुनः हमने पुराना वाला लिया है, विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन। इसके संदर्भ में अगर हम परिकल्पना बनाते हैं तो इस प्रकार होगी: विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया था या आदिशात्मक परिकल्पना बनाया था कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। उसके विरोध में, उसके अपोजिट में, उसके विपरीत में परिकल्पना हमारी बनेगी या सांख्यिकीय परिकल्पना हमारी बनेगी कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर नहीं है। अब इस परिकल्पना की हम टेस्टिंग करते हैं, इस परिकल्पना को हम परीक्षित करते हैं। इसे सांख्यिकीय रूप में भी इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको कुछ गणितीय या सांख्यिकीय संकेतों में व्यक्त करते हैं, जिसमें से मान लीजिए हमारी शोध परिकल्पना है। शोध परिकल्पना है विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर है। यह हमारी शोध परिकल्पना हुई, जिसको हम H1 से व्यक्त करते हैं, H1 से प्रदर्शित करते हैं, H1 संकेत से लिखते हैं। और हमारी शून्य परिकल्पना जो बनेगी उसको हम H0 संकेत से व्यक्त करेंगे। वो इस प्रकार होगी कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता एवं शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता में अंतर नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम इसी शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। अगर हमारी शून्य परिकल्पना सही साबित हो गई तब हमारी शोध परिकल्पना गलत हो जाएगी। अगर हमारी शून्य परिकल्पना गलत साबित हो गई तो हमारी जो शोध परिकल्पना है वह सही साबित होगी। तो अगर यह गलत तो यह सही, अगर यह सही तो यह गलत हो जाएगी। इसलिए इसको हम सांख्यिकीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं ताकि इसकी हम परीक्षा कर सकें, इसका हम परीक्षण कर सकें। शून्य परिकल्पना का सांख्यिकीय रूप हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं: शून्य परिकल्पना यानी H0 μ1 - μ2 = 0।
अब यहाँ म्यू1 और म्यू2 क्या है? म्यू1 है विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की अवलोकित शिक्षण दक्षता का मध्यमान, और म्यू2 है शिक्षा मित्रों का अवलोकित शिक्षण दक्षता का मध्यमान। यहाँ हमने अवलोकित शिक्षण दक्षता मध्यमान शब्द का प्रयोग किया है। तो अवलोकित शिक्षण दक्षता का मध्यमान वह है जो हम शिक्षकों की शिक्षण दक्षता को मापने के लिए, देखने के लिए हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन विधि ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा कि हम किसी की शिक्षण दक्षता को जान सकें कि उसकी कितनी शिक्षण दक्षता है। अवलोकन अनुसूची के माध्यम से हम शिक्षण दक्षता का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं, और जो विभिन्न शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का हम अवलोकन करते हैं उसका मध्यमान निकाल लेते हैं, उस स्कोर का मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान निकालने के बाद हम उसको दूसरे जो वेरिएबल है उसके जो मध्यमान है उस मध्यमान से घटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो शून्य परिकल्पना हुई कि एक की जो मध्यमान है वो दूसरे के मध्यमान से अंतर करने पर शून्य आती है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये अंतर नहीं है, अगर ये हमारी परिकल्पना अगर ये गलत हो गई कि अंतर नहीं है, गलत है, तो हमारी जो मेन परिकल्पना है, जो हमारी शोध परिकल्पना है, वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी कि यानी दोनों में अंतर है। अब जब अंतर होगी तो वो दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि जब हम शून्य परिकल्पना बनाते हैं तो एक हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, यानी कि जब हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त होगी तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी जब शून्य परिकल्पना हमारी गलत हो जाएगी तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, जो वैकल्पिक हमारी परिकल्पना है, वो हमारी स्वीकार हो जाएगी। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी शोध परिकल्पना है वह हमारी वैकल्पिक परिकल्पना बन जाती है। जब हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो जो हमारी शोध परिकल्पना वो वैकल्पिक परिकल्पना बन जाती है। तो इस प्रकार से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमारी शून्य परिकल्पना गलत हो गई, टेस्ट करने के उपरांत ऐसा पता चला कि हमने जो शून्य परिकल्पना बनाया वो गलत है, तो निश्चित तौर पर हमारी शोध परिकल्पना स्वीकार होगी, जिसे हम वैकल्पिक परिकल्पना के रूप में रखते हैं। और वो वैकल्पिक परिकल्पना इस प्रकार से होगी कि या तो म्यू1 इज ग्रेटर दैन म्यू2, यानी कि विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का मध्यमान अधिक होगा शिक्षा मित्रों की शिक्षण दक्षता मध्यमान से, या म्यू2 इज ग्रेटर दैन म्यू1, शिक्षा मित्रों की अवलोकित शिक्षण दक्षता का मध्यमान विशिष्ट वीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की अवलोकित शिक्षण दक्षता के मध्यमान से अधिक होगा। क्योंकि दोनों में अंतर है तो या तो विशिष्ट वीटीसी ज़्यादा होगा या शिक्षा मित्रों का ज़्यादा होगा, या शिक्षा मित्रों का ज़्यादा होगा या विशिष्ट वीटीसी का ज़्यादा होगा, दोनों में से किसी एक का कम होगा। लेकिन हम तर्क के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, अनुभव के आधार पर यह निश्चित करेंगे कि किसकी जो दक्षता मध्यमान है वह अधिक होगा। तो इस तरह से हम शून्य परिकल्पना के माध्यम से टेस्ट करते हैं, परीक्षित करते हैं। जो हम शोध परिकल्पना बनाए हुए होते हैं उसको परीक्षित करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसी के आधार पर उसको हम स्वीकार और निरस्त करते हैं। तो आपने मेरे लेक्चर को सुना, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम कुछ यहाँ पर रिलेटेड लिटरेचर दे रहे हैं जिससे और आप लाभान्वित होना चाहें तो हो सकते हैं। जैसे वाई.के. शर्मा का है एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एक है वाई.पी. अग्रवाल का द साइंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च अ सोर्स बुक, एक है एस.पी. गुप्ता या मालका गुप्ता का शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान जो शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद से प्रकाशित है, एक है अरुण कुमार सिंह की मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ। इन पुस्तकों में भी परिकल्पना के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है, आप इसको पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। आपने मेरे लेक्चर को सुना, आपको अगर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य सूचित करें। अगर यह आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। या
इसको शेयर कर दें कि आपके जैसे और विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपके सुझाव के आधार पर अगले लेक्चर में हम संशोधन करके और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।